हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे एनालिसिस की बुक का कैश फ्लो का चैप्टर, जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाई जाती है और फाइनेंसिंग कैसे। हमने अपनी पहली वीडियो में देखा सारे ऑपरेटिंग के क्वेश्चन। सेकंड वीडियो में अंदर हमने देखा कि इन्वेस्टिंग में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या था। इस बार हमारी तीनों एक्टिविटी एक साथ हैं, जिसे हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट एज इट इज ही होगा जैसा ऑपरेटिंग का बनता था, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। अब तीनों फॉर्मेट एक साथ जुड़ जाएंगे। किस तरह से जुड़ेंगे, ध्यान से उसे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, और अपना स्पेस छोड़ लेंगे। पहले पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर के बाद डिटेल, और आपकी हो जाएगी अमाउंट। आपका पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट आ जाएगा। और आप यहाँ पर इसके अंदर कम से कम 3 लाइन छोड़ देंगे, यहाँ 2 लाइन छोड़ देंगे। इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स में कम से कम 3 लाइन छोड़ लेंगे। और फिर नीचे लेस वाले में भी 3-3 लाइन छोड़ लेंगे। हम 3 लाइन क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हमने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करा था, तो आपने देखा था उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो 3-3 लाइनें काफी रहती हैं आराम से छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट के अंदर इतना इतना स्पेस छोड़ कर रख लें। जब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बन जाए, तो उसी के नीचे बिना गैप करे आप फौरन अपना किस चीज का फॉर्मेट बना लें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने करा था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आप इसके अंदर कम से कम 2 लाइन छोड़ें, और यहां पर भी कम से कम 2 लाइन छोड़ें, और बिना गैप के आप फौरन ही बना दें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। बीच में कोई लाइन का गैप ना करें। इन तीनों लाइनों में कोई गैप नहीं करना है। आपका जाएगा इशू ऑफ शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ शेयर। इनके अंदर भी आप कम से कम 2-2 लाइनों को छोड़कर चले। हमने 3 एक्टिविटी करी थी, तीनों एक्टिविटी के फॉर्मेट आ गए। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया, फाइनेंसिंग का। अब तीनों क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, इसी मारे अब यहाँ पर एक नया नाम आ जाएगा डी पॉइंट। अब डी पॉइंट जो होगा, उसमें ए एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटियों के जो आंसर होंगे, वो आंसर हम यहाँ दिखाएंगे बाहर। क्योंकि जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लूंगा, तो उसका आंसर पीछे आ जाएगा। यहाँ मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो आ जाएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। इसका मतलब हुआ कि पीछे जो था, वो मेरा ए एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग का आंसर यहाँ पर आ गया। अब मैं आगे करूंगा तो यहाँ मेरा बी एक्टिविटी का आंसर यानी कि इन्वेस्टिंग का आंसर आ जाएगा। यहाँ मेरा सी एक्टिविटी का आंसर यानी फाइनेंसिंग का आ जाएगा। अब तीनों एक्टिविटियों के आंसर ए के, बी के और सी के, इन तीनों को प्लस करने के बाद हम अमाउंट यहाँ रख लेंगे। तीनों का टोटल मारेंगे। कुछ प्लस के भी हो सकते हैं, कुछ माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो प्लस माइनस को एडजस्ट करने के बाद जो भी आंसर निकल के आएगा, हम उसे बोलेंगे नेट कैश फ्लो। इसके अंदर आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे प्रीवियस का कैश और कैश इक्विवेलेंट। आप यहां पर इसे क्या कर देंगे? इस जगह पर ऐड। और आपका जो आंसर निकल के आएगा, वो नीचे जो निकल के आएगा, उसमें से आप करंट ईयर का कैश और कैश इक्विवेलेंट लेस कर लेंगे। इस तरह से आपका ये टोटल और करंट ईयर का अमाउंट इक्वल आना चाहिए। अगर आप माइनस करेंगे टोटल में से, तो नीचे का आंसर आपका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम तीनों एक्टिविटी करेंगे। अब तीनों एक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे हुआ? जब आपने ऑपरेटिंग का क्वेश्चन करा, तो आपने देखा वहां ऑपरेटिंग की चीजें थी। इन्वेस्टिंग में आपने केवल इन्वेस्टिंग की चीजें लेंगे, और फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग की। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, उसमें वो आपको पूरी बैलेंस शीट देगा, कंप्लीट कंपनी की बैलेंस शीट। अब वो बैलेंस शीट होगी कैसे? ध्यान है, पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेटिंग में कौन कौन सी बातें आई थी, आप ताकि ध्यान से उस चीज को देख लें, ताकि आपको पता रहे भी मुझे ऑपरेटिंग में क्या क्या लिखना है। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी बातें आई थी और फाइनेंसिंग में कौन कौन सी बातें आई थी। उन तीनों बातों का रिव्यू एक बार दोबारा ले रहा हूं। आप उन पॉइंटों को नोट कर लें ध्यान से, जैसे कि आपने तीनों फॉर्मेट कर लिए होंगे। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग बनाई। आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप आपने आई, तो उसके अंदर आपने लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या था? आप जानते हैं उसके अंदर था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी रिजर्व सरप्लस का मतलब था प्रॉफिट एंड लॉस। देन उसके बाद आपने क्या कहा? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। इनके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए आपके पास 2 इयर्स के डाटा थे, तो दोनों इयर्स के डाटा में आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाला। आपने एज इट इज उसे करना है। और आपने उसमें देखा था फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन या गुडविल में डिक्रीजिंग होना, किसी एसेट्स में लॉस वगैरह हो जाना, इंटरेस्ट पेड वगैरह करना। ये सारी बातें नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर आई थी। और कुछ आपने लिखे थे नॉन कैश इनकम, जैसे कि डिविडेंड रिसीव करना या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपने ये नहीं देखा था, तो आप पहली वाली वीडियो से देख लें, ताकि आप कंफर्म कर लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी बातें आएंगी। तो हम यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखेंगे कि इनमें से अगर कोई भी मेरा पॉइंट आएगा, तो मैं उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। देन सेकंड नंबर के ऊपर मैं आ जाऊंगा किस पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या लिखते थे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि हम लिखते थे उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में 2 एसेट्स होती हैं, एक तो होती है टेंजेबल और एक होती है इंटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स के अंदर मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जो भी कुछ है, इन सभी चीजों को हम एज इट इज किसके अंदर ले लेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर।
लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब आप इंटेंजिबल एसेट्स करेंगे, तो इंटेंजिबल एसेट्स में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स वाली एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी तो आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज में शो करेंगे, लेकिन अगर डिक्रीजिंग हो जाएगी तो आप उसे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। तो ध्यान रहे केवल कौन सा वाला, इंटेंजिबल एसेट्स। जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करी थी तो मैंने वहां आपको बताया था कि आप ध्यान रखें कि इंटेंजिबल एसेट्स दोनों जगह आती है, वो नॉन कैश में भी आ जाती है आपके, और वो जो है किसके अंदर आ जाती है, परचेज में भी। तो दोनों एक्टिविटी में काम करती है। फर्क इतना है कि अगर होगी इंक्रीजिंग, आपकी अगर इंक्रीजिंग हो रही तो यहां आएगी, और अगर क्या हो रही है वो डिक्रीजिंग तो आपकी इधर आ जाती है, यानी कि वो एक्सपेंसेस कहलाता है जिसे हम रिटर्न ऑफ कहते हैं। आप इस बात का गौर से रखेंगे ध्यान। इसी के साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, इंक्रीजिंग है तो परचेज में, डिक्रीजिंग होगा तो सेल के अंदर आएगा। इसी के साथ साथ लोन एंड एडवांस, अगर आपको लोन एंड एडवांस दे रखा हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आपको दे रखा हो इन्वेस्टमेंट, आपको टेंजिबल एसेट दे रखी, तो आप बेखड़क आराम से उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखेंगे किस चीज का, इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स ऑपरेटिंग में भी आ जाती है और इन्वेस्टिंग में भी आती है, और ये जरूरी होती है क्वेश्चंस के अंदर, तो आप बहुत आराम इत्मीनान से ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद हमारी जो आई थी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई थी। आप अच्छी तरह जानते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए थे शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर रहे हों या वो प्रेफरेंशियल शेयर रहे हों। इसी के साथ साथ आए थे लॉन्ग टर्म बोरो, जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी के नीचे लिखते थे, डिबेंचर्स वगैरह जो होते थे। देन आते थे शॉर्ट टर्म बोरो, जो करंट लाइबिलिटी में आते थे, जिनका नाम क्या था, जी हाँ, इनका नाम था बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो शेयर्स के ऊपर प्रीमियम लगाया जाता है, हम उसे शेयर्स के एप्लीके साथ ही लगाते हैं, इसीलिए वो किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। देन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट वो होता है जो छोटा मोटा उधार होता है, आप जो उधार के पैसे वगैरह देते हो उसे कैश क्रेडिट बोला जाता है। तो ये सारी बातें, इनमें से अगर कोई सी भी बात आए तो आप ध्यान रखें, आप उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। इस तरह से आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी को समझ चुके हैं, और तीनों की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इन बातों को पेज पर नोट कर लीजिए, ताकि जब आप पूरा क्वेश्चन करें तो आपकी दिमाग में ये कंफ्यूजन ना पैदा हो कि ये चीज कहां जाएगी और ये वाली चीज कहां जाएगी। और सबसे लास्ट में जब आप तीनों कर लेंगे तो तीनों का टोटल करेंगे, वो कहलाएगा नेट फ्लो। ए, बी और सी, जैसा भी मैंने बताया, तीनों एक्टिविटियों के टोटल कर लेंगे, और उसके अंदर लास्ट के अंदर हम ई और एफ में ई को प्लस करेंगे और एफ को माइनस। क्या चीज करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी बातें आएंगी, तो ये चीज हमारे लिए नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से देखें, कैश या बैंक के पैसे, इसीलिए हम इन्हें ना तो ऑपरेटिंग में लेते, ना इन्वेस्टिंग में लेते, ना फाइनेंसिंग में लेते, क्योंकि तो ऑलरेडी कैश हमारे पास है। हम इस कैश को सबसे लास्ट में प्लस और माइनस करते हैं, जैसे कैश और बैंक, चेक, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके पास हो, करंट इन्वेस्टमेंट, छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है करंट, तो आपका यहां जाएगा। आपने देखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया, लेकिन खाली करंट इन्वेस्टमेंट इस एक्टिविटी में आएगा। इसी के साथ साथ ट्रेजरी बिल, ये सारी की सारी चीजें आपकी ई और एफ में जाएंगी। इन सब बातों को ध्यान से नोट कर लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी होगी, कंप्लीट बैलेंस शीट वो आपको बना के देगा, आपके पूरे डाटा एज इट इज होंगे, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होगी, ऐसे कैसे, जी हाँ, बस केवल आपके अमाउंट चेंज होंगी। आपको 2 इयर्स की अमाउंट होंगी, 2024 2025, या 2025 और 2024, या 2025 या 2024 या 26 27, जो भी ईयर होंगे। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास जो होंगे, अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पास जो पर्टिकुलर में नाम होंगे वो एज इट इज होंगे। तो आपको ये ध्यान से देखना होगा कि भैया मेरी लाइबिलिटी साइड में कौन कौन से नाम हैं, और मेरे पास जो एसेट साइड होगी उसमें कौन कौन से नाम होंगे। यानी कंप्लीट बैलेंस शीट वो आपको बना के देगा क्वेश्चन में, जिसमें एसेट साइड भी होगी और जिसमें कौन सी वाली साइड भी होगी, लाइबिलिटी साइड। अब सबसे मेन काम जो होगा वो क्या होगा, आपको ये कंफर्म करना होगा कि भाई मेरे जो डाटा हैं वो डाटा किस एक्टिविटी में आएंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपनी पेंसिल लेके बैठ जाएं। जब भी आप क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन के अंदर आप अपनी पेंसिल ले लें, और ये आप कंफर्म कर लें कि ये ए एक्टिविटी में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा, क्योंकि ये नाम जो है वो अपनी जगह फिक्स हैं, ये नाम नहीं बदलने वाले। आपके क्वेश्चन में केवल अमाउंटें बदलेंगी, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल अपनी जगह एज इट इज आएगा। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट यहां हो सकती है 3 लाख, यहां हो सकती है 4 लाख, 3 की जगह वो 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 10 भी, 50 भी, कुछ भी अमाउंट कर सकता है वो, लेकिन नाम तो शेयर कैपिटल ही होगा, नाम चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आए। तो आपने कंफर्म करना, भाई इसकी जो भी अमाउंट आएगी मुझे सी एक्टिविटी में लिखनी है, और वहां कंफर्म है, इंक्रीजिंग है तो इश्यू में, और डिक्रीजिंग है तो रिडेम्पशन में। रिजर्व सरप्लस, इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस, और आप जानते हैं ये हमेशा ए एक्टिविटी में,
यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर आते हैं। तो कन्फर्म कर लें यार ए में ही जाना है, अमाउंट चाहे कोई भी हो मुझे माइनस करके ए एक्टिविटी में ही लिखने हैं। आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो सी में आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरो अभी मैंने पीछे बताया डिबेंचर्स वगैरह या लोन वगैरह होते हैं, हमेशा कोई भी अमाउंट हो ये हमेशा सी एक्टिविटी में आने हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखनी है, इंक्रीजिंग है तो इशू वहां लिखा हुआ है साफ, डिक्रीजिंग है तो रिडम्पशन में वहां साफ लिखा है। शॉर्ट टर्म बोरो, शॉर्ट टर्म बोरो भी सी एक्टिविटी में आने हैं, फिक्स अपनी जगह कन्फर्म है, सी में ही आना है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होता है और आप इसे हमेशा ए एक्टिविटी में लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी शो करेंगे और डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी में देखेंगे। ट्रेड पेबल के बाद आ गया अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी भी हमेशा ए एक्टिविटी में है, कन्फर्म ए एक्टिविटी में ही आना है। तो आपने उठा के देखना करंट लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कहां जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स तो दो जगह जाते हैं, तो आप इसे हमारे इसके ऊपर निशान लगा लें कि भैया ए एक्टिविटी में दो जगह जाएगा मेरा टैक्स, क्योंकि टैक्स के अंदर कंडीशन है, एक तो टैक्स करंट ईयर का होगा आपके पास और एक टैक्स कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर का होगा। तो वहां आपने देखा था जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आई थी, करंट ईयर का टैक्स हमने प्रॉफिट में प्लस करा था और प्रीवियस ईयर का टैक्स लास्ट में हमने उसे माइनस कर लिया था। तो ध्यान रखें हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन ए एक्टिविटी में दो बार जाए, तो आप यहां पर दो बार ए लिखें ताकि कंफर्म हो जाए। अब ध्यान से देखिए नाम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नाम अपनी जगह एज इट इज चल रहे हैं, व्हाइट वाले नाम आपके लिए कंफर्म है। आ जाते हैं आगे एसिड साइड में। एसिड साइड में सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप बेफिक्र होकर कौन सा वाला टेंजिबल एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट, आप देखिए वो आपका बी एक्टिविटी में आएगा, कंफर्म है बी में ही आना है। आ जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में तो कंडीशन तय थी, आपकी ये एक्टिविटी ए में भी आ सकती है और ये एक्टिविटी बी में भी आ सकती है। अब ए में कब आएगी, अगर सपोज कीजिए ये मेरा क्या हो जाता है डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज होगा तो किस में जाएगा, ए में। अगर ये क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो मैं इसे किस में लिखूंगा, बी एक्टिविटी में लिखूंगा। तो आप ध्यान रखें किस चीज के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स गलती कराती है, इंटेंजिबल एसेट्स ए एक्टिविटी में भी आती है और बी एक्टिविटी में आती है। ए का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और बी का मतलब हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी वो इन्वेस्टिंग में भी आती है और ऑपरेटिंग में भी आती है। अब कब आती है, आप कंफर्म कर लें, अगर डिक्रीजिंग है तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ए एक्टिविटी में ही आनी है, अगर इंक्रीजिंग होगी तो वो बी एक्टिविटी उसी के अंदर आएगी, आप वहां आराम से उसे लिखेंगे। देन इसके बाद हमारा जो नाम आएगा वो आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो हमेशा किस में आएंगे, बी एक्टिविटी में, आप इसे बी एक्टिविटी में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हमेशा किसके अंदर आएंगे, बी एक्टिविटी के अंदर। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री नाम, आपकी इन्वेंट्री जो होगी वो ए एक्टिविटी में आएगी। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी किस में आती है, आपके ए एक्टिविटी में। आप देखते हैं वहां पर करंट एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हो रही है आप उसमें लिखते हैं। देन इसके बाद आ गया करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आता है ई और एफ में, आप कैश के साथ इन्हें प्लस करते हैं। इसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपका ई और एफ में आ गया, आप इन दोनों को एक साथ ऐड कर रखे अमाउंट दिखाते हैं। लास्ट में आ गया आपका अदर करंट एसेट्स, ये आपका आएगा ए एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप देखेंगे करंट एसेट्स में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप इन नामों को जो अपने पास नोट कर लीजिए, ध्यान से बार बार देख लीजिए, अमाउंट चाहे कुछ भी हो। इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि मेरा क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कैसे करूंगा मैं इसे। तो क्वेश्चन जो होगा हमारा किस तरह से होगा, देखिए आपको बैलेंस शीट बनाकर दे रखी होगी, क्या कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए लिमिटेड की और 31 मार्च 2024 की प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको पूरी बैलेंस शीट देगा और आपको 2 साल के डाटा 2024 2023। अब देखिए अमाउंट है चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके जो पर्टिकुलर में नाम होंगे वो एज इट इज होंगे जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया। तो मेन चीज ये नहीं है कि अमाउंट क्या आ रही है, मेन मकसद आपका है कि आप ये देखें कि पर्टिकुलर में वो कौन कौन सा नाम है जो किस किस एक्टिविटी में आएंगे। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो कौन सा नाम है जो आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो कौन सा नाम है जो आएगा, इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और सबसे लास्ट में ई और एफ में। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि मेरे किस एक्टिविटी में कौन कौन सा आएंगे तो केवल माइनस और प्लस कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आपको इन सबके डिफरेंस लिखने हैं उठा उठाकर, और डिफरेंस के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन काम आपका क्या होगा, आपको ये याद करना होगा कि मेरे इनके अंदर कौन सी चीज ए में जाएगी, कौन सी बी में और कौन सी सी में। जब आपको ये याद आ जाए तो फौरन के फौरन आप पूरा का पूरा फॉर्मेट एक पेज पे बनाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, अपने दूसरे पेज पर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का बनाएं और उसके नीचे बनाएं ई और एफ डी एक्टिविटी के साथ। पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रख ले। लाइनों का स्पेस का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने पीछे बताया उतने उतने लाइन का स्पेस।
आपकी अगर ये दोनों चीज तैयार है तो 100% आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो अगर आपको ए बी सी डी याद नहीं है तो पीछे रिवर्स कीजिए, पीछे से अमाउंटों को देखिए कि किस अमाउंट के आगे ए आएगा, किसके आगे बी और किसके आगे सी, और पूरा का पूरा फॉर्मेट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर्मेट को बार बार लिखें ताकि आपको अच्छी तरह से दोनों बातें याद हो जाएं। अब देखिए, इस फॉर्मेट को भरने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल जो है वो कहां जाएगा। अब जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, आपका शेयर कैपिटल हमेशा किस में जाता है, आपका सी एक्टिविटी में, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। अब आपने तो बस केवल देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो मैं सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोड़ता हूं और अपने इनके ऊपर सबसे पहले एबीसी लिखता हूं कि कौन सी चीज किस एक्टिविटी में आ रही है। जैसे कि शेयर कैपिटल सी एक्टिविटी में आ गया, रिजर्व सरप्लस इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं, आप इन्हें ए एक्टिविटी में सबसे ऊपर लिखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरो, अब ये ब्लू वाले जो है वो आपकी मेन हेडिंग है, हेडिंगों से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरो आ रहा है और नॉन करंट लाइबिलिटी के कोई अमाउंट हो गया, अमाउंट हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरो की। तो जो व्हाइट वाले नाम है आपने वो पकड़ने हैं, क्योंकि व्हाइट वाले नाम जो आपके वहां आएंगे वो हल्के होंगे और ब्लू वाले नाम वहां बोल्ड होंगे। तो आपको ये देखना है कि व्हाइट्स वाले जो नाम है इन नामों के किस किस एक्टिविटी से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरो आपको पता है सी एक्टिविटी में आना है। अब साथ में उसने परसेंटेज दिए तो हमें देखना है इस परसेंटेज का हम क्या करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं ले रहा हूं कि ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल किस में आएगा, जी हाँ ए एक्टिविटी में आएगा क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है जी टैक्स, और टैक्स दो जगह जाते हैं, तो मैंने यहां पर ए दो बार लिख लिया, इसका मतलब है मेरा टैक्स दो बार जाएगा ए एक्टिविटी के अंदर। मैं नीचे आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में, नाम है मशीनरी यानी कि फिक्स एसेट्स, और मशीन जो है आपका हमेशा किस में आएगा, बी एक्टिविटी में। आ जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, नॉन करंट है तो करंट होता तो जाता ई और एफ में, पीछे मैंने कंफर्म करा है। नॉन करंट है तो हम हमेशा लिखेंगे किसमें, बी एक्टिविटी के अंदर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपका ए एक्टिविटी है, करंट एसेट्स है, आपने इसे ए लिख दिया। सबसे लास्ट में कैश और कैश इक्विवेलेंट आप ई में और एफ में लिख देंगे। जब आप ये ए बी सी डी ई एफ सारा का सारा लिख लें तो एक बार दोबारा से चेक कर लें कि भी कहीं लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई। जैसे शेयर कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस यानी रिजर्व सरप्लस हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लॉन्ग टर्म बोरो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। ट्रेड पेबल हमेशा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, अमाउंट चाहे कोई भी हो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स होता है, हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, अमाउंट कुछ भी हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता अमाउंट से। मशीन फिक्स एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, मशीन हो, प्लांट हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, हमेशा ही आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट दो हैं, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट, एक नॉन करंट। नॉन करंट है तो बी एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और करंट है तो ई में और एफ में आप कैश के साथ ऐड करते हो उसे। इन्वेंट्री हमेशा ही ए एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और सबसे लास्ट में कैश और कैश इक्विवेलेंट आपका ये निकाल के दे रखा है, इसमें सबसे लास्ट में ई और एफ में आप प्लस और माइनस करते हैं। अब देख लीजिए कंफर्म हो गया, यहां तक है। जब आप इस चीज को कंफर्म कर लेंगे तभी तो इन चीजों को भरेंगे। आपको ये तो पता नहीं है किस किस एक्टिविटी में आएगा और आप क्वेश्चन करने बैठ गए तो क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। तो कंफर्म आप पेंसिल लें, जब भी अपना क्वेश्चन करें क्वेश्चन के ऊपर ए बी सी इस तरह से मेरी तरह से लिख लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सी चीज कहां जा रही है। जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और भी नाम आएंगे, जैसे मैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर नोट टू अकाउंट्स लूंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अभी फिलहाल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं बिना एडजस्टमेंट के, बिल्कुल सादा क्वेश्चन। सबसे पहले शेयर कैपिटल है, कहां जाना है मेरा, सी एक्टिविटी में। मैंने देखा 2003 में और 2004, पहले अमाउंट थी 1 लाख। आप यहां से यहां को देखोगे, पहले अमाउंट थी 1 लाख रुपए की, अब हो गई 1,30,000 की। क्या हो गई, इंक्रीजिंग। सी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग हुई, मैं पहुंच गया अपनी सी एक्टिविटी में, ये रही सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग है, मैंने यहां नाम लिखा शेयर कैपिटल, नाम लिख दिया मैंने शेयर कैपिटल, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस मेरा कितना आया था, 30,000 रुपए मैंने उठाकर यहां पर रख दिए। बात खत्म हो गई। हर चीज को सीरियल वाइज चलते रहे, कोई सीरियल ना तोड़े। पहला वाला आ गया, दूसरे नंबर पे सीरियल रिजर्व एंड सरप्लस, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले प्रॉफिट लॉस था 2,60,000 का, अब हो गया 2,80,000 का। कितने रुपए, जी हाँ 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं यहां आ गया, सबसे पहले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस रखना 20,000 का, तो मैंने 20,000 का प्रॉफिट उठाया और 20,000 के प्रॉफिट को यहां उठाकर लिख दिया कि मेरे 20,000 रुपए का प्रॉफिट आया। अब मैं पहुंच गया फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 3 पे आ गया, यहाँ पर सी लॉन्ग टर्म बोरो, मेरा सी एक्टिविटी में आएगा। मैंने देखा सबसे पहले था 80,000 का, अब हो गया, पहले था 50,000 का, अब हो गया 80,000 का। पहले 50 का था और अब 80 का हो गया, इंक्रीजिंग हो गई। सी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग में जा रहा हूं मैं,
सी एक्टिविटी में आ गया इंक्रीजिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स में मैंने लिखा लॉन्ग टर्म बोरो, लिखा लॉन्ग टर्म बोरो। और लॉन्ग टर्म बोरो की मेरी जो अमाउंट थी पहले कितने की थी 50 की, अब हो गई 80 की। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरा 30,000 रुपए का। मैंने 30,000 रुपए उठाकर यहां रख दिए। अब क्योंकि इसके ऊपर इसने परसेंटेज दी थी, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है। आपने कोई लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे देंगे? जो आज का पैसा है, जो आपने 1 साल पहले लिया था, उस पैसे पे आज इंटरेस्ट देंगे। नेचुरल है भैया, आज जो पैसे लिया उस पर तो इंटरेस्ट आज नहीं दे सकते हम। जो हमारे पास 1 साल पहले पैसे थे, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। 1 साल पहले मेरे पास अमाउंट क्या थी 50,000 की, तो मैं जाऊंगा और मैं किस पर अमाउंट पे लिखूंगा? प्रीवियस की अमाउंट में। तो मैं वर्किंग नोट में आ गया, मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप लगाएंगे वो प्रीवियस के जो रुपए हैं वो लेंगे, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज होगी अपॉन 100 कर लेंगे। आपने देखा आपकी प्रीवियस की जो अमाउंट थी वो थी 50,000 रुपए की, और आपका परसेंटेज रेट जो दिया इसने कितना दे दिया? वो 10%। आपने 10 अपॉन 100 कर दिया। इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट निकल कर आया वो 5,000 का निकला जी। जब कभी भी आपको कोई परसेंटेज दे रखी हो डिवेंचर पे या इंटरेस्ट पे, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरो के ऊपर, तो आप उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। आप देखेंगे प्रीवियस की अमाउंट, जो भी परसेंटेज आपको गिवन है वो अपॉन 100। आपकी जो अमाउंट निकल के आएगी वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, दो जगह जाएगी। अब दो जगह ये अमाउंट कहां कहां जाएगी? एक तो जाएगी ए एक्टिविटी में, आप इसे लिखोगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी फर्म के लिए ये क्या है? वो खर्चा है, आप नॉन कैश एक्सपेंसेस में शो करेंगे। फिर लिखेंगे सी एक्टिविटी में, रिडेम्पशन या पेमेंट के अंदर आप इसकी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आपके लिए खर्चा हुआ, आपने उसे पे कर दिया। एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, ए एक्टिविटी में इंटरेस्ट के नाम से नॉन कैश एक्सपेंसेस में, सी एक्टिविटी में पेमेंट के अंदर। मैं क्वेश्चन में आता हूं और लिखता हूं इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आ गया नॉन कैश एक्सपेंसेस में, मैंने यहां नाम लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मेरा जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो था 10%। मैंने अमाउंट लिख दी कितने की? 5,000 रुपए की। यही अमाउंट एज इट इज मेरी आ जाएगी रिडम्पशन यानी कि पेमेंट के अंदर। मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। आप चाहें तो 10% इससे पहले लगा सकते हैं, और आपका कितना इंटरेस्ट आ गया? 5,000 रुपए का आ गया। काम खत्म हो गया। मैंने 10% प्रीवियस के ऊपर लगा लिया है, दो जगह मेरा इंटरेस्ट पहुंच गया है। इससे मुझे क्या पता चला कि जब भी मैं लॉन्ग टर्म बोरो लिखूंगा तो पहले तो दोनों का डिफरेंस देखूंगा। दोनों का डिफरेंस इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा तो मैं इसे इशू में लिख लूंगा, और डिक्रीजिंग होगा तो मैं उसे पेमेंट यानी कि रिडेम्पशन में लिख लूंगा। देन उसके बाद मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, जो मुझे परसेंटेज दे रखी होगी उस परसेंटेज पे 1 साल पहले वाली अमाउंट पर, यानी कि प्रीवियस की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा। वो इंटरेस्ट मेरा दो एक्टिविटी में आएगा। एक तो मेरे लिए वो खर्चा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम यानी एक्सपेंसेस में मैं उसे पे करूंगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट के अंदर दो जगह पहुंचेगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आ गया मैं ट्रेड पेबिल पे। ट्रेड पेबिल ए एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि मेरा वो क्या है? करंट लायबिलिटी। अब ए एक्टिविटी में मुझे देखना करंट लायबिलिटी में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। पहले अमाउंट 30,000 की थी, अब अमाउंट हो गई 25,000 की, एसिंग हो गई। मैंने देखा करंट लायबिलिटी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस तरफ है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आ गए करंट लायबिलिटी, ये रहा करंट लायबिलिटी। इंक्रीजिंग यहाँ है और डिक्रीजिंग यहाँ। पेबिल में डिक्रीजिंग तो नीचे पहुंची, नाम यहां लिख दिया ट्रेड पेबिल। आप आराम से ट्रेड पेबिल का नाम लिखें, और दोनों का डिफरेंस आपकी कितनी अमाउंट आ गई? 5,000 रुपए उठाकर आप उसे यहां रख दें। कोई निशान, कोई चीज करने की जरूरत नहीं, बस आपको देखना डिक्रीजिंग हुई या इंक्रीजिंग हुई। लायबिलिटी है तो इस साइड देखेंगे, और एसेट्स होगी तो आप इस साइड। आपने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट जब बनाया था वहां अच्छी तरह से देखा था। कन्फर्म कर लें एक बार, फिर दोबारा आ जाते हैं आगे, आ जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जी टैक्स है ये। अब टैक्स तो मेरा दो जगह जाता है, जी हाँ, ये एक्टिविटी में दो जगह। दो जगह कहां कहां? मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो जगह में ये किस किस जगह जाएगा। आप फिर ध्यान से याद कर लीजिए टैक्स। एक तो टैक्स आपका जो होगा वो प्रॉफिट के अंदर क्या होगा? प्लस। आपके प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। कौन सा वाला? करंट ईयर का। एक डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी जहां लिखा था वहां क्या हो जाएगा? माइनस कौन सा वाला? प्रीवियस ईयर का। अब हम देखें तो हमने पीछे जो टैक्स प्रॉफिट लिखा था वो मैंने प्रॉफिट एज इट इज लिख दिया था, तो मैं आ गया पीछे। मैंने देखा मेरा मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में टैक्स को प्लस करना है, और एक सबसे नीचे दिखाना है टैक्स प्रीवियस ईयर का। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास टैक्स जो है प्रीवियस ईयर में कितना है, करंट ईयर में कितना।
तो प्रीवियस ईयर में जो टैक्स है वो है 30,000 का और करंट ईयर में है 75,000 का। सबसे पहले प्रीवियस ईयर टैक्स 30,000 रुपए उठा के यहाँ रख दिया। अब क्योंकि 75,000 करंट ईयर का है तो मुझे वो किसमें प्लस करना है, प्रॉफिट में। तो मैंने इस प्रॉफिट को भी हटाया और मैं पहुंच गया वर्किंग नोट के अंदर। मैंने देखा वर्किंग नोट के अंदर मेरा प्रॉफिट 20,000 का है। इसी के अंदर जो टैक्स था, जो करंट ईयर का टैक्स था 75,000, मैंने उसे इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मेरा प्रॉफिट हो गया 95,000 का। इस 95,000 प्रॉफिट को मैं सीधा बाहर शो कर दूंगा 95,000। अब इसके अंदर भी दो चीजें हो गई, एक तो किसके पैसे आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस के, एक दूसरे किसके पैसे प्लस हो गए, टैक्स के। आपको याद होगा जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करी थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तीन बातें प्लस होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो अपनी जगह है ही है, एक तो टैक्स प्लस होता है करंट ईयर का, एक डिविडेंड प्लस होता है प्रीवियस ईयर का, और इसी के साथ साथ जर्नलिज्म, ये तीनों चीजें प्लस होती हैं। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट ध्यान से देख सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या करा है, इस प्रॉफिट के अंदर इन सब चीजों को प्लस करा है पीछे ले जाकर। मैं आगे आ जाता हूं, फिर दोबारा एक बार फिर कंफर्म कर दूं, टैक्स ऑपरेटिंग में दो जगह आ गया। आपका जो प्रीवियस ईयर का टैक्स था वो आपने नीचे लिखा है, जो आपका करंट ईयर का टैक्स था वो आपने प्रॉफिट में प्लस कर लिया है। ये बात कंफर्म हो गई। देखिए सीरियल वाइज चलना है, कोई सीरियल नहीं तोड़िएगा ताकि पता रहे कि कोई चीज छूटी तो नहीं। आ जाते हैं मशीन के ऊपर, ये जाएगा बी एक्टिविटी में मशीन। मैं पहुंचा बी एक्टिविटी में, मैंने देखा भाई पहले 4 लाख थे, अब हो गए 4,70,000। बी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग हुई या डिक्रीजिंग, तो सीधा है 4 लाख से 4,70,000 हो गए, 70,000 की इंक्रीजिंग हो गई। मैंने देखा बी एक्टिविटी, बी एक्टिविटी में डिक्रीजिंग है तो किस में जाएगी, सेल में, और इंक्रीजिंग है तो किस में जाएगी, परचेज में। अब क्योंकि इंक्रीजिंग हुई थी तो मैंने लिखा मशीन का नाम, लिखा मशीन, और मशीन के दोनों का डिफरेंस 70,000 रुपए का मैंने किस में दिखा दिया, परचेज के अंदर, इंक्रीजिंग वाले के अंदर। आ जाता हूं नेक्स्ट, मेरा ये कंफर्म हो गया। आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी बी एक्टिविटी में आएगा। मैं आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर। मैंने देखा भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहला था 5,000 रुपए का, अब हो गया है 10,000 का, इसमें भी इंक्रीजिंग हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बी एक्टिविटी में आएगा और इंक्रीजिंग के अंदर आएगा। आप आ जाइए और देखिए आपकी बी एक्टिविटी जो है ये रही, डिक्रीजिंग सेल और इंक्रीजिंग क्या है, परचेज। इंक्रीजिंग हुआ था तो आपने लिखा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने दोनों का डिफरेंस कितने का, 5,000 रुपए का उठाया और यहां रख डाला। बस केवल माइनस करने हैं आपको, दोनों के डिफरेंस उठा के वो रखने हैं। किस एक्टिविटी में है ये बात ये बताएगा। फॉर्मेट में केवल उठा उठा कर भरना बहुत आसान है, बशर्ते आपको ये एबीसी याद हो और फॉर्मेट याद। जैसे कि यहां जाते हैं, आपका यहां तक का हो चुका है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कौन सी एक्टिविटी में है, ए एक्टिविटी में। आपने क्या देखना है कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये मेरा करंट एसेट्स होता है। मुझे देखना है करंट एसेट्स में पहले 60,000 थे, अब हो गए 55,000, 55,000 हो गए। तो 60 से जब 55 हुई तो अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। मैं पहुंचा ए एक्टिविटी में और देखना है डिक्रीजिंग करंट एसेट्स क्या होगी। पहुंच जाते हैं ए एक्टिविटी में। ए एक्टिविटी में एसेट्स इधर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यहाँ है, डिक्रीजिंग यहाँ। अब डिक्रीजिंग तो मैंने देखा इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना था, मेरे पहले 60,000 थे, अब 55,000 रुपए हैं। तो मुझे कितने पे अमाउंट लिखनी है, केवल 5,000। मैंने 5,000 लिए और यहां उठा कर रख दी, खत्म हुआ काम। आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर, क्या है, कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब ये आपको ई में और एफ में लिखनी होती है अलग अलग। जी हाँ, जो प्रीवियस का होता है वो तो आप ई में लिखते हो, जो करंट का होता है वो लिखते हो एफ के अंदर। यहाँ 5,000 है प्रीवियस का, करंट ईयर का 55,000 रुपए है। आपने सबसे पहले देखा कैश और कैश इक्विवेलेंट ई में और एफ में, प्रीवियस का यहाँ और करंट ईयर का यहाँ। आपका प्रीवियस का जो अमाउंट है वो है 5,000, 5,000 रुपए, और करंट ईयर का जो है वो कितने का है, 55,000 का। आपने दोनों अमाउंटों को लिख दिया। अब आप देखिए, अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, खाली माइनस कर करके भरे। जब आपको सारे के सारे एबीसी याद होंगे तो आपको केवल फॉर्मेट में भरने हैं, और आंसर बहुत आसान है, आंसर निकालना बहुत इजी। एडजस्टमेंट तो केवल एक आएगी, सारी एडजस्टमेंट थोड़ी आ जाएंगी। मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट या टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट, भैया बाकी की बातें तो ऐसे कैसे भरनी है, केवल माइनस प्लस करके। तो ध्यान से उठाइए, फॉर्मेट रखिए, लिख लीजिए पहले, सबसे पहले एक पेज पे फॉर्मेट लिखने के बाद एबीसी के लिए पीछे जाइए, फॉरवर्ड कीजिए, पीछे से एबीसी नोट कर लीजिए और केवल डिफरेंस भरिए। 5-7 क्वेश्चनों के डिफरेंस भर लीजिए आप, और आप देखिए एडजस्टमेंट वाली चीज को छोड़ने के बाद आपका 99% सही होगा। केवल एडजस्टमेंट जो है वो गलत होगी। क्यों? क्योंकि अभी एडजस्टमेंट करी नहीं है।
आगे आगे एडजस्टमेंट भी करेंगे, वो भी आएगी। तो मैं एक बार इसको आपको कंफर्म करा दूं कि सारी बातें हो गई हैं। मैं टोटल करता हूं, अब ध्यान से टोटल देखिए कि टोटल किस तरह से करेंगे। अब मेरा ये 95,000 आया और मेरी इस एक्टिविटी में जो भी अमाउंट आएगी आप लाइन खींच के इसे सबको बंद कर लेंगे। जब आपकी सारी एक्टिविटी हो जाएंगी तो आप इसे बंद कर लेंगे। इसके अंदर केवल एक नाम था 5,000 रुपए का, आप 5,000 लिखेंगे और बाहर अमाउंट लिख देंगे। इस एक्टिविटी में आपका कोई भी नाम नहीं था इस बॉक्स में, आप चाहें तो डैश लगा दें, आप चाहें तो जीरो लगा दें। इसके अंदर भी केवल एक नाम था, आप इस 5,000 को एज इट इज बाहर रख दें। इसके अंदर आपके दो नाम थे, आप दोनों को ऐड करें और इनका 35,000 कहां दिखा दें, बाहर। अब यहां ध्यान से देखें कि ये एक्टिविटी, ये प्लस वाला बॉक्स था हमारा, तो इसका मतलब 95,000 में 5,000 जो है मुझे करने हैं प्लस। जब मैं 95 में 5,000 प्लस करूंगा तो मेरा टोटल आ जाएगा 1,00,000 रुपए का। अब इसके अंदर से मेरा ये वाला बॉक्स जो है ये माइनस का होता है, मैं इसे माइनस करूंगा तो एज इट इज मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 1,00,000 रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट बॉक्स में आऊंगा, ये बॉक्स प्लस वाला है, मैं इस पैसे को प्लस करूंगा, यानी कि 1,00,000 में 5,000 प्लस होंगे, मेरा टोटल आ जाएगा 1,05,000 रुपए का। और ये बॉक्स माइनस वाला होता है, आप इन एक्टिविटियों को ब्रैकेट में शो करते हैं जो माइनस वाले होते हैं, माइनस को हम हमेशा ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो 1,05,000 से 35,000 माइनस करने, वो आंसर मेरा ए का होगा। अब मैं 1,00,000 से 35,000 माइनस करता हूँ 1,05,000 से, तो मेरा आंसर आया है 70,000 रुपए, और 70,000 आ गए प्लस के। ए एक्टिविटी का आंसर मेरा आया इनफ्लो के अंदर 70,000 रुपए। आ जाता हूं मैं बी एक्टिविटी में। इस बॉक्स के अंदर कोई भी नाम नहीं है, मैंने पहले लाइन खींच ली है यहां से यहां तक, यहां पर डैश लगा लिया है, और आपकी अमाउंट जो थी, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं थी तो आपने जीरो लिख लिया है। इसमें मेरे बॉक्स में दो अमाउंट है, 70 की और पीछे 5 की, तो मैंने दोनों अमाउंटों को ऐड करा और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया मेरा, 75,000। मैंने यहाँ 75,000 लिख दिए, क्योंकि ये माइनस वाले होते हैं तो मैं इन दोनों को किस में दिखा दूंगा, ब्रैकेट में। मैंने इसे भी माइनस में दिखाया, इसे भी, और ये भी मैंने ब्रैकेट में शो कर दिए। अब जीरो से जब 75,000 जाएगा तो बी का आंसर क्या निकल के आएगा आपका, 75,000 ही। आपने 75,000 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ऊपर वाले बॉक्स में कोई अमाउंट नहीं थी, आपने डैश लगा के जीरो लिख ली। नीचे वाले बॉक्स में दो अमाउंटें थी, आपने दोनों को प्लस करा और बाहर रख दिया। अब क्योंकि दोनों के दोनों माइनस वाले हैं तो हमने माइनस की वजह से दोनों को ब्रैकेट में शो करा। अब क्योंकि जीरो ऊपर था और नीचे माइनस का 75,000 था, तो मेरा बी का आंसर माइनस के 75। माइनस का मतलब आउटफ्लो, ये आउटफ्लो निकल कर आया। मैं आ गया सी एक्टिविटी पे, तीनों इंडिविजुअल निकालने, ए का आंसर अलग हो गया, खत्म, इससे बी में नहीं ऐड करना। बी का आंसर बिल्कुल अलग निकालना, आपको उसे नहीं छेड़ना है। अब सी का आंसर बिल्कुल अलग निकालना है। सी के अंदर आपके इस बॉक्स में दो नाम आए, दोनों नामों के अमाउंटों को मैंने प्लस कर लिया, 30 और 30 60,000 रुपए मैंने बाहर रख दिए। मैंने नीचे देखा, नीचे वाले में केवल एक नाम है इंटरेस्ट का, 5,000 है, मैंने 5,000 रुपए बाहर रखे। अब क्योंकि ये वाला जो नाम है वो मेरा माइनस का होता है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ये भी अमाउंट मैंने ब्रैकेट में लिखी। अब 60,000 से 5,000 कर दूंगा माइनस, तो मेरा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 55,000 का। अब सी का आंसर होगा 55,000। तीनों आंसर अलग अलग हो चुके हैं, ऑपरेटिंग का आंसर अलग आया है, इन्वेस्टिंग का आंसर अलग आया है, और फाइनेंसिंग का आंसर अलग आया है। तीनों आपको आंसर अलग अलग निकालने हैं। जब आपके तीनों के आंसर आ जाएं तो आप आएंगे डी पे, जहां लिखेंगे आप नेट फ्लो, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर। इन तीनों आंसरों को प्लस करने के बाद आप पैसे को बाहर लिख लेंगे। अब पहले का आंसर है 70,000, दूसरे का आंसर है माइनस के 75, तीसरे का है 55,000 रुपए का। मैंने रफ पे ऐड करा, मेरा जो ए आंसर है उसका आंसर है 70,000 रुपए, बी जो है उसका माइनस के 75,000 है, और मेरा सी जो है, सी का जो आंसर निकल के आया है वो निकला है 55,000 प्लस के। अब मुझे इन सबको क्या करना है, ऐड। ऐड करने के लिए मैं क्या करूं, जो दोनों प्लस वाले हैं पहले उन्हें ले लेता हूं। मैंने 70,000 के अंदर 55,000 को प्लस कर लिया। जब मैं 70 में 55 को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर हो गया जी 7 और 5 12, 1,25,000। इसमें से 75,000 मैं क्या कर देता हूं माइनस, क्योंकि वो किस चीज के थे, माइनस के थे। मैंने इसे माइनस करा और मेरा आंसर जो निकल कर आया वो निकला 12 में से 7 गए 5, 50,000। इसका मतलब डी एक्टिविटी का आंसर कितना हुआ, 50,000। आप इन तीनों को यहाँ प्लस माइनस कर लेंगे रफ में। अब आपका आंसर है 50,000 रुपए। किस किस का आंसर है, ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर, इन सभी का आंसर आपका निकल के आया 50,000। कोई बात, ध्यान से फिर देख लीजिए, ए का आंसर 70,000, बी का आंसर माइनस के 75,000, सी का आंसर 55,000 प्लस के। तो जो मैंने प्लस प्लस वाले थे पहले वो दोनों ऐड कर लिए,
जो माइनस वाला था उसमें से माइनस कर दिया। अब मेरा आंसर 50,000 निकल रहा है प्लस का। ई एक्टिविटी आपको ऐड करना है प्रीवियस ईयर का कैश। मैंने लाइन बाहर तक खींची है और बाहर लाइन खींच के ये वाले 5,000 रुपए इसमें मुझे करने हैं ऐड। मैंने ये 5,000 ऐड करे और मेरा जो आंसर निकल के आया वो आ गया 55,000 रुपए का। और लास्ट में एफ जो है उसका करना है लेस, आपको माइनस करने हैं ये 55,000। आपको इसमें से क्या करने हैं माइनस। और आप जानते हैं माइनस वाली चीज को हम किस में दिखाते हैं ब्रैकेट में। अब आपका आंसर यहाँ पर क्या निकलेगा जीरो या नील। अगर ये दोनों बराबर आते हैं यानी कि आपका आंसर नील निकलता है, समझ जाइए आपका आंसर सही है। बिल्कुल बेहतरीन फर्स्ट क्लास, आपका आंसर पूरा ठीक आया है। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद आपका आंसर जीरो नहीं आता या ये दोनों प्लस वाले माइनस से मैच नहीं खाते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर लाना बहुत आसान है। मैंने आपको फिर बताया कि आंसर लाने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। नंबर एक, पहले तो पूरा फॉर्मेट जो फॉर्मेट बना हुआ है उसे बार बार लिखिए, दो दो तीन तीन लाइनों का स्पेस छोड़ के, एक भी गलती उसमें मत कीजिए। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि किस एक्टिविटी में कौन कौन सी बात आएगी। ये किस में आएगा, ए में, सी में, ए में, बी में, डी में, ये जो किस किस एक्टिविटी में आ रहे हैं। जब आपको ये दोनों बातें पता होंगी तो केवल माइनस करना है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप कोई सा भी बिना एडजस्टमेंट का क्वेश्चन उठा लीजिए और मेरे कहने पर उनमें ए बी सी लिख के आराम आराम से क्वेश्चन करिए और फिर देखिए 100% आ जाएगा। और मैं तब तक हल्के हल्के एक दो क्वेश्चन हार्ड हार्ड लूंगा और ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यार हाँ हम कर लेंगे। और दो क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट लूंगा ताकि आप एडजस्टमेंट का भी करें, बहुत ईजी आएगा। तो स्टार्ट करूंगा उसके बाद एक क्वेश्चन, तब तक आप इससे कीजिए और मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप भी थक जाएंगे, मुझे पता है आपके दिमाग में से बात निकल जाएगी। तो सेम क्वेश्चन यही उठाइए, पहले इसे ही कीजिए। इसे करने के बाद अपनी बुक का एक बिना एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लीजिए, उस पर ए बी सी लिखिए और उसे करिए। तब तक मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करता हूं, नई वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।